कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है एग्जाम हॉल में, व्हाट शुड बी योर थिंकिंग पैटर्न while solving the question. This you will learn in this video within next few minutes. This is a new series on subject-wise solving prelims 2025 paper. In this video, I am taking up questions related to geography. We will talk about that questions का difficulty level क्या था, एग्जाम हॉल में क्या अप्रोच फॉलो हो सकती थी, क्या थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए था हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, और सोर्सेज क्या है क्वेश्चन के, क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन नंबर 25 है ऑफ सेट ए. सेट बी सी डी में ये क्वेश्चन नंबरिंग अलग हो सकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ द फिनोमिनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बात करी गई है. ये एक बहुत बेसिक थ्योरी है जो आप ज्योग्राफी रीड करना स्टार्ट करते हो, ये बिगनिंग में ही आपको मिल जाती है. अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको ये थ्योरी डेफिनेटली पता होनी चाहिए. Statement 1. The belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those with West Africa. Statement 2. The gold deposits of Ghana are derived from the Brazilian plateau when the two continents lay side by side. Statement 3. The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different landmasses of the southern hemisphere. देखो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये बहुत क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी में. Just check the screenshot of the NCERT. The belt of the ancient rock from the Brazil coast matches with those from the West Sahara. डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यहाँ से आया है. ऐसे ही प्लेसर डिपॉजिट्स में गोल्ड डिपॉजिट के बारे में बात करी गई और सेम यही स्टेटमेंट दी है इस पैराग्राफ में. और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इसमें दी गई है, इसी के नीचे वाला पैराग्राफ है ये. तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ये क्वेश्चन हर सीरियस एस्पिरेंट अटेम्प्ट करके आएगा और सही करके आएगा. इसमें गलत करने का कोई स्कोप नहीं था, डायरेक्ट बुक से आया था, क्लियरली मेंशन था, स्टेटमेंट्स तक कॉपी करी गई है, कुछ चेंज नहीं किया गया. तो ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. Statement 1. The amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. Statement 2. Subtropical and temperate areas have less dry winds. Which one of the following is correct in respect of the above statement? तो इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है. ये भी एज इट इज वर्ड टू वर्ड ये इसमें दे रखा है एनसीईआरटी में अंडर द सब हेडिंग डस्ट पार्टिकल्स. The higher concentration of the dust particle is found in subtropical and temperate region due to the dry winds in comparison to equatorial and polar regions. इसी 4 लाइन से इन्होंने ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट बना दी है. क्लियरली मेंशन है, गलत करने का कोई स्कोप नहीं था यहाँ पे. ये क्वेश्चन आपको सही करके ही आना चाहिए था. दीज आर दी क्वेश्चन जहाँ पे आपको स्कोर करना है. ये इजी क्वेश्चंस है. 25th एंड 26 दोनों इजी क्वेश्चन है सेट ए के. ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है. चैप्टर कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th एनसीईआरटी. क्वेश्चन नंबर 27. कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1. In January, in the northern hemisphere, the isotherms bend towards equator while crossing the land masses and polewards while crossing the oceans. Statement 2. In January, the air over the ocean is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. Isotherms ideally आपको पता होना चाहिए if you have the geography. ये कह रहे हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर में आइसोथर्म्स जो होता है वो इक्वेटर की साइड बेंड होता है. एंड फिर इसका रीजन दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है. इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर, गर्म होती है वहाँ की हवा ओशन पे, इसलिए वो पोलवर्ड शिफ्ट होता है आइसोथर्म्स एंड वाइस वर्सा. राइट. तो
ये कहाँ पे दिया हुआ था, ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको मैप को देखो एक बार, अगर आपने ये खाली मैप भी करके गए होते ना तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। दिस इज अ कॉन्टिनेंटल एरिया, दिस इज अ ओशन एरिया, राइट? ये कॉन्टिनेंट अगेन, ओशन अगेन, सो दिस आर आइसोथर्म्स। तो जब ये कॉन्टिनेंट पे है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, दिस इज पोलर रीजन। एंड व्हेन इट इज क्रॉसिंग द ओशन, ये ओशन वाला एरिया जब क्रॉस कर रहा है तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द पोल। फिर दोबारा ये कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में आया है ये वाला, तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। ओशन एरिया में अगेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पोल। अगर आप एक बार मैप भी देख लेते हैं एनसीईआरटी में तो भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये स्कोर करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो एक सीरियस एस्पिरेंट इसको जरूर करके आएगा और सही करके आएगा। इसका आंसर है ए। Question number 29. Consider the following statements. Statement 1. Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the earth's surface. एटमॉस्फेयर का बेसिक रोल होता है कि हीट को ट्रैप करके रखता है, जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, राइट? लेट्स मूव फर्दर। स्टेटमेंट 2. Heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains the planet's average temperature. यही तो रोल होता है एटमॉस्फेयर का। Atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. ये तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो ये बेसिक फैक्ट है कि ये हीट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। अब देखो, चैप्टर नंबर 7 फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लियरली दिया हुआ है अबाउट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। गैसेस का क्या रोल है एटमॉस्फेयर में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी दे रखा है कि it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation. It absorbs a part of terrestrial radiation and reflects back some part of it towards the earth's surface. It is largely responsible for greenhouse effect. Fairly doable, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं जिसमें आपको कंफ्यूज होना हो। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हीट ट्रैप नहीं होगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, फ्रीज हो सकता है। और इसमें आप एक जनरल पॉइंट भी इन्होंने बोला है, इसमें अर्थ की कोर की बात नहीं करी गई है। अगर इसमें ये होता कि कहीं भी एनीवेयर ऑन द अर्थ, राइट, तो उसमें अर्थ का कोर भी आता जो शायद फ्रीज नहीं होता। बट इसमें अर्थ के सिर्फ और सिर्फ सरफेस की बात करी गई है। तो यूपीएससी इज वेरी पर्टिकुलर व्हेन मेकिंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तीनों करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 33 of set A. Consider the following statement. Statement 1. Scientific studies suggest that shift is taking place in Earth's rotation and axis. Okay. Statement 2. Solar flares and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's outer atmosphere with tremendous amount of energy. Alright. Statement 3. As the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. अब इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच था? इफ़ यू डोंट नो कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है, यू आर कन्फ्यूज्ड। होता है एग्जाम हॉल में, यू हैव नॉट रेड एवरीथिंग, नो, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी देर आर सम कन्फ्यूजन्स। अच्छा, इसमें सारे जो ऑप्शंस है ना, इसमें सब में ये पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और कौन सा स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक तो ये फैक्ट हो गया कि स्टेटमेंट वन डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट वन के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट टू इसका करेक्ट रीजन है या नहीं है, या स्टेटमेंट थ्री इसका करेक्ट रीजन है या नहीं है, या दोनों इसका करेक्ट रीजन है, या फिर कुछ इनमें से स्टेटमेंट टू एंड थ्री में से गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज डेफिनेटली करेक्ट।
तो अब ये फैक्ट तो हमें पता चल गया। साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस। अब हमें ये पता है कि अर्थ के रोटेशन एंड एक्सिस में कुछ शिफ्ट हो रहा है। जब इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए ना, तो यू हैव टू फर्स्ट चेक कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी इंडिविजुअली सही है कि नहीं है। अगर उसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत होती है, रॉन्ग होती है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन ऑप्शंस को मार्क करना। अगर आपको इनमें से कोई सी गलत मिल गई तो आप, ये आंसर हो सकता था। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी सही है या कौन सी गलत है। Statement 2, solar flares and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's atmosphere with tremendous amount of energy। देखो, जब सोलर फ्लेयर्स होती है, जो सन की एक्टिविटी, सन में से जो फ्लेयर्स निकलती हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये तो डेफिनेटली करेक्ट है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। स्टेटमेंट टू करेक्ट लग रहा है। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स इक्वेटर। देखो, जहाँ पे पोल्स हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स है, तो जब आइस मेल्ट होती है तो जहाँ वो पानी में ही तो घुलेगी ना, पानी में ही जाएगी। पानी किस साइड है? इक्वेटर वर्ड्स। तो ऑब्वियसली व्हेन द आइस मेल्ट्स इट टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। पोलवर्ड्स तो नहीं जाएगी ना दोबारा से, वो हायर पोल्स पे तो नहीं जाएगी, इट विल मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। ये बहुत कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट थ्री इज डेफिनेटली करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। अब ये दोनों जब करेक्ट हो गई है तो देखते हैं इसमें कौन सी इनमें एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट वन को। इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, इतना तो आप पता लगा सकते थे कि ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, इवन इफ यू डोंट नो कि ये दोनों या इसमें से कोई एक एक्सप्लेन कर रहा है, सही रीजन है स्टेटमेंट वन का। तो एग्जाम हॉल में मैं इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन बताऊं तो आप पहुंच सकते हो 50-50%। क्योंकि आपने दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर दिए हैं, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कोई एक स्टेटमेंट या दोनों स्टेटमेंट गलत है। बट यू नो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब कौन सी इसे एक्सप्लेन करिए, दिस डिपेंड्स कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज कितनी है। बट येस, यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इसमें यू हैव रीच्ड टिल 50-50। आपके सही होने के चांसेस 50-50 हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए। कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम हॉल में, बट छोड़ना नहीं है, करके आना है। अब ये आया क्यों था, क्योंकि ये न्यूज़ में था, न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग अर्थ्स रोटेशन एज पोलर आइस मेल्ट्स। इंडिया टुडे का आर्टिकल है ये, 2024 में आया था। क्वेश्चन 39, कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। इसमें कुछ प्लांट्स दे रखे हैं और उनके कुछ फीचर्स दे रखे हैं कि किस तरह के होते हैं वो। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये रटने वाले क्वेश्चंस है। एंड मुझे लगता है इतना कोई रट के नहीं जाता डीपली। इवन इफ यू डू, आपको याद नहीं रहती इतनी चीज़ें। तो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये करने वाले क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही आपने इन डेप्थ पढ़ लिया, आपका ये रटा हुआ है, तो यू कैन अटेम्प्ट, बट ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी था, ओनली थ्री आर करेक्ट। Question number 64. The World Bank warned that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflects the implications of the above said report? We don't know कि क्या report थी, but we can analyze it. इसमें कुछ टेम्परेचर की बात हो रही है, वेटनेस की बात हो रही है, बल्ब की बात हो रही है, वेट बल्ब की, टेम्परेचर राइज की बात हो रही है, एक्सीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यू ऑलरेडी नो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, दिस वी ऑलरेडी नो।
स्टेटमेंट वन पढ़ते हैं। पेनिसुलर इंडिया विल मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड ड्रॉट्स। ये एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि पेनिनसुलर इंडिया, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, विल मोस्ट लाइकली सफर, मोस्ट लाइकली, पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट लाइकली फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये फ्लडिंग व्लडिंग तो होता है ना, और उड़ीसा में कितने साइक्लोन्स होते हैं, ड्रॉट कंडीशंस होती हैं। तो एक जनरल सी स्टेटमेंट है, क्लाइमेट चेंज होता है, ये तो होना ही है। नाउ व्हाट इज दिस? वेट बल्ब टेम्परेचर से वी कैन अंडरस्टैंड कि समथिंग is related to moisture, wet conditions. Temperature, see, we can understand climate change is happening, temperature is rising. Now, second point, the survival of animal, including humans, will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. As a human, why do we sweat? We sweat to release the heat of our body. When we sweat, our sweat evaporates, thus cooling the body. तो स्वेटिंग का जो पर्पस होता है ना, वो बॉडी को कूल करना होता है। बट द क्वेश्चन इज समवट रिलेटेड टू वेट कंडीशंस, हाई टेम्परेचर। दिस मीन्स द ह्यूमिडिटी इज हाई एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई। तो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी हाई होता है, उससे बॉडी का जो स्वेट है वो इवेपोरेट कम हो पाता है, क्योंकि जो एयर है हमारे आसपास वो काफ़ी मॉइस्चर होल्ड कर रही होती है, इसलिए अब उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो हम जो स्वेट कर रहे हैं वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा इजीली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाएगी। तो यही बात इसमें कही है, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही जनरल सा लग रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज वेट बल्ब टेम्परेचर, ये आप कर सकते हो। ये करने वाला क्वेश्चन था, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था। अगेन ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था। क्वेश्चन नंबर 76, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: United Kingdom, Denmark, New Zealand, Australia, Brazil. How many of the above countries have more than 4 time zones? जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वी नो अबाउट द टाइम जोन्स, कौन कौन से टाइम जोन्स हैं, इंटरनेशनल एट लाइन कौन सी है, बट ये कोई याद नहीं करता कि किस कंट्री के कितने टाइम जोन्स हैं। रफली कुछ कुछ कंट्रीज का हमें आइडिया होता है, बट मोर देन 4 टाइम जोन्स किस किस के हैं ये स्पेसिफिकली कोई नहीं याद करता। और तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको छोड़ के आना था, ये अटेम्प्ट नहीं करना था। इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते। ओके। क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन। अच्छा, बिफोर रीडिंग इट, कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 76 था, ये दिखने में बहुत ईजी लग रहा था। 4-5 कंट्री के नाम दे रखे हैं एंड उसमें से कुछ पूछा है। बट ये क्वेश्चन नंबर 77, ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इस तरह के क्वेश्चन होते ईजी हैं। लेट्स रीड स्टेटमेंट वन। अनादियार in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers away from each other. But when people are walking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. When it is Monday in Anadyar, it is Tuesday in Nome. अब इसको पढ़ के ऐसा लगेगा, what is this Anadyar? What is this Nome talking about? We have never read this. बट अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको साइबेरिया पता होगा कि साइबेरिया कहाँ है, आपको अलास्का पता होगा कि अलास्का कहाँ है। तो यू डोंट नीड टू लोकेट अनादियर इन साइबेरिया और नोम इन अलास्का, यू जस्ट नीड टू नो कि साइबेरिया कहाँ पे है और अलास्का कहाँ पे है। ये है अपना अलास्का हियर एंड रशिया हियर। मैं वर्ल्ड मैप पे दिखाती हूँ, ये वर्ल्ड मैप है। दिस इज रशिया एंड दिस इज यूएस। इसी की ये टेरिटरी है अलास्का। ठीक है, ये रशिया वाला पार्ट है, यहाँ से होते हुए यहाँ है,
If you have read geography, you must be aware of international date line. वो यहाँ से क्रॉस होती है नियर अलास्का एंड रशिया. इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. ज्योग्राफी एनसीईआरटी में ये क्लियरली गिवन है. अगर ये इस तरह के क्वेश्चन की आपको इंटरनेशनल डेट लाइन नहीं पता तो फिर आपके प्रिपरेशन में कमी है. तो अलास्का यहाँ है, रशिया यहाँ है. When you move from here to here, Alaska to Russia, you gain a day. You gain a day. ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में. And when you move from here to here, you lose a day. It is clearly given here in the map given in the NCERT class 11th physical work and geography. This is an international date line. This is Alaska. This is Russia. यहाँ पे -10 -8 ये आपको दिख रहा होगा. It means you are losing a day when you are moving eastward. But +12, +13, it means you are gaining a day. What does this mean? If here is Tuesday on the east side of the international date line, then on the west side of the international date line, there will be Wednesday. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बेसिक, क्लियरली मेंशन है एनसीईआरटी में. ये आपको 100% पता होना चाहिए था. इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं है तो पढ़ लो, अदरवाइज आप स्कोर, आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे. When people are walking up and getting set for the breakfast in the city, it would be different day. तो इन दोनों में different day होगा. Of course we have seen कि एक में Tuesday है, एक में Wednesday है, तो there will be a different day. Absolutely correct. When it is Monday in Anadyar, it is Tuesday in Nome. Anadyar means Siberia and Nome means Alaska. So here is Siberia, here is Alaska. We are moving towards this. It is saying Monday in Anadyar. यहाँ Monday और यहाँ Tuesday. Ideally if here is Tuesday, यहाँ पे अगर Tuesday है तो यहाँ पे we'll gain a day. यहाँ पे gain करेंगे, मतलब यहाँ पे Wednesday होना चाहिए. एंड इफ हेयर इज वेंसडे देन यहाँ पे ट्यूसडे होना चाहिए, राइट. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ओनली वन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. कंट्री दिए हैं और रिसोर्सेज दिए हैं जिन रिसोर्सेज के लिए दे आर वेल नोन. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको लगेगा यार बहुत फैक्चुअल है, इतना कहाँ लर्न करेंगे सारे रिसोर्सेज. बट दीज आर द रिसोर्सेज जो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे. एक साल के करंट अफेयर में ये तीनों बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे. अगर आपको नहीं पता लिथियम ट्रायंगल कहाँ है, क्या लिथियम ट्रायंगल है, आपको नहीं पता, तो यू आर एट फॉल्ट. क्योंकि ये करंट अफेयर में हर कोचिंग के मैगजीन में कवर हुआ है, हर न्यूज़पेपर में कवर हुआ होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे. ये ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए था तीनों. ऑल दीज थ्री आर करेक्ट. ये क्वेश्चन आपको करके आना चाहिए था. एक सीरियस एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट भी करेगा और सही मार्क भी करेगा. क्वेश्चन नंबर 81 of set A. Consider the following statement. Statement 1. Some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors. Statement 2. Some rare earth elements have phosphorescent properties. तो पहले तो इसमें टेस्ट कर लेते कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है. क्या पता कोई इनकरेक्ट निकल जाए. Some rare elements.
अरे, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सम बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन एंड कंप्यूटर। कोई, सम कुछ तो होते होंगे यूज, कोई रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसा होगा, कोई तो यूज होता होगा। स्टेटमेंट टू, सम रेयर अर्थ एलिमेंट, अब बिकॉज सम आर यूज्ड, है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट सम मतलब कोई तो यूज हो रहा है, तो हो रहा है तो मतलब कुछ तो प्रॉपर्टी लाइक उसमें होगी ना, जिसके लिए वो यूज किया जा रहा है। हैव फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टीज, किसी में तो प्रॉपर्टी होगी ये वाली, किसी अर्थ एलिमेंट में, और जिसमें प्रॉपर्टी होगी वो यूज किया जाता होगा। तो ये सम सम वाला जो है ना, ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, ये कॉमन सेंस से, और अगर आपने पी वाई क्यू प्रैक्टिस किए होते तो आपको समझ में आता कि ये क्वेश्चन मार्क करके आना है और इसे आप सही कर सकते हो इजीली। तो both the statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explain the statement 1. Absolutely correct. That's all for geography. Acha, I have not taken the mapping questions because I will take those questions separately. मैपिंग इतना एक्सटेंसिव आने लगा है, इतना वास्ट हो गया है कि इट्स नाउ अ सब सेपरेट सब्जेक्ट, यू नीड टू prepare it well separately. So I will take it in the next video. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना फॉर फर्दर अपडेट्स।